चल रहा है उसके आधार पर दे कह रहे हैं। ये जो कहा डेमोक्रेसी ऐसी तैसी, ये आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। कांग्रेस के खाते अंग्रेजों ने भी कभी सीज नहीं किए। इतनी बड़ी लड़ाई ये लड़ी गई देश की आज़ादी की। अंग्रेज चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे कांग्रेस के नेताओं का, उन्होंने नहीं किया। आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी ने नहीं किया किसी विपक्षी दल के साथ, नेहरू ने नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे ज्यादा बड़े डेमोक्रेट थे, उन्होंने कभी अपने विपक्षी दलों के साथ ऐसा नहीं किया। चुनाव के ठीक पहले आप दो दो प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को इस तरह से गिरफ्तार करते हैं और एक देश के सबसे बड़े 140 साल पुराने राजनीतिक दल के खाते सीज कर लेते हैं। ये बताता है कि आप देश में लोकतंत्र के प्रति किस तरह के विचार रखते हैं और लोकतंत्र को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। सारी दुनिया इस समय राजीव जी दो देशों के चुनाव के बारे में देख रही है, तीन देशों के बारे में। पहला चुनाव तो था रूस का, जहां पुतिन आ गए, जिनके बारे में खड़गे साहब ने उल्लेख भी किया कि एक देश जहां एक ही पार्टी की हुकूमत, एक ही आदमी का की हुकूमत का चुनाव होता है, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ करने की कोशिश हो रही है। अब बचे दो देश, उसमें एक भारत है जहां चुनाव है, 4 जून को रिजल्ट है, और दूसरा अमेरिका है जहां 5 नवंबर को रिजल्ट आएगा। ट्रंप उसमें उम्मीदवार हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर वो नहीं जीते तो देश में, अमेरिका में ब्लड बाथ हो जाएगा, मतलब खून की खून होली की हो नहीं। जाएगी, जी। खून की नदियां बहेंगी। अमेरिका पूरा डरा हुआ है और यूरोप पूरा डरा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री ह्यूस्टन की रैली में गए थे और वहीं उन्होंने नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। हमको डरना चाहिए कि देश में हो क्या रहा है। और ये जो चुनाव है, मतलब ये मामला केजरीवाल का नहीं है। मैं मानता हूं कि केजरीवाल तो शुरुआत है। आपको शायद जानकारी नहीं है, आपके दर्शकों को जानकारी नहीं है कि तेलंगाना में वहां के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता को गिरफ्तार किया गया, उसी मामले में जिसमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। केसीआर ने आज दिनांक तक अपनी बेटी की गिरफ्तारी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है। आपको आश्चर्य होगा कि जो उनकी पार्टी है बीआरएस, उसकी ओर से कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है तेलंगाना में। इस तरह का जो डर व्याप्त है, और जो तेलंगाना में कोशिश यह है कि केसीआर बीजेपी की मदद करें। ये जो आम आदमी के पार्टी के ऊपर दबाव है, ये पूरी कोशिश इस बात की है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सामने झुक जाए, वो कांग्रेस के साथ समझौता तोड़ दे, इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हो। इनकी गिरफ्तारी अभी तक इसीलिए रोकी गई थी कि आम आदमी पार्टी का जो फैसला था कि वो किस तरफ जाती है, वो रुका हुआ था। फिर उसके बाद सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, दिल्ली का अब सीटों का बंटवारा हो गया। आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, वो कितनी जबरदस्त है। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये बताता है कि हम लोग किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है। इसके परिणामों की उसको चिंता नहीं है। हरियाणा, राजस्थान में एक केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि विकास वगैरह छोड़ो, मुझे तो 25 की 25 सीटें राजस्थान में चाहिए। मध्य प्रदेश में सतना में जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि चाहे जिस चीज का इस्तेमाल करना पड़े, अस्त्र का, शस्त्र का, भारतीय जनता पार्टी की जीत होनी चाहिए।
हमको डर इस बात का लगना चाहिए कि ये जो चुनाव है वो होगा कि नहीं। क्या ये जो रैपिड एक्शन फोर्स लगाया गया है, ये पुलिस जो लगाई गई है, दिल्ली को पुलिस छावनी में जो बदला जा रहा है, ये किस चीज की तैयारी है? ये किसी लोकतंत्र में तो होता नहीं है। किसी डेमोक्रेसी में चुनाव के पहले इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। ये व्यवस्थाएं तो आपातकाल की व्यवस्थाएं, इमरजेंसी की व्यवस्थाएं, ये लोगों को वोट डालने से रोकने की व्यवस्थाएं हैं, उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने की और डराने की व्यवस्था। तो क्या दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता, जहां आम आदमी की पार्टी की हुकूमत है, वो डर जाएगी? जी और ये जो माहौल खड़ा किया गया है, आप जिसके विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये अभी दिल्ली से पूरे देश में हो जाएगा इस तरह का माहौल कि जहां जहां प्रदर्शन होंगे, जहां जहां विरोध होगा, वहां इसी तरह से रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस का इस्तेमाल होगा। तो ये एक खतरनाक स्थिति है। मैं इसको अरविंद केजरीवाल से जोड़कर नहीं देख रहा हूँ राजीव जी। जी मैं इसको इस चीज से जोड़कर देख रहा हूँ कि देश में विपक्ष के साथ किस तरह का व्यवहार आने वाले दिनों में होने वाला है, और क्या विपक्ष रहेगा कि नहीं रहेगा। ये एक बड़ी चिंता की विषय है, क्योंकि जो खबरें प्रकाशित हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, दुनिया भर में भारत को लेकर, वो चिंता बताती हैं, चिंता जाहिर करती हैं, और उनका एक ही स्वर है कि देश में ये जो भारत है, इसमें ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है, जी एक तंत्र की तरफ। जितनी रिपोर्ट्स प्रकाशित हो रही वो ये बताती हैं कि देश में एक पार्टी के शासन की तरफ इस देश की हुकूमत जा रही है। तो हमको ये जो पूरी डिबेट है, आने वाली जितनी डिबेट्स हैं, ये उसकी, ये जो आज हुआ उसकी दिशा तय हो रही है कि ये प्रधानमंत्री ने सब चीजों की चिंता छोड़ दी है। उनको अब आलोचना की परवाह नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनको भारत के बारे में क्या सोचा जा रहा है उसकी चिंता नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो जाहिर हुआ है, आपने कभी सुना नहीं होगा कि स्टेट बैंक कहे कि उसके दरवाजे पर कोई 400 करोड़ से ज्यादा की केस छोड़ गया और उसको पता नहीं है कि वो कौन है, जी किसके पैसे, और वो बीजेपी के अकाउंट में जमा हो जाए। और वो जब देने आता है तब वो कहा जाता है कि वो बैंक पूछता है फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो है नहीं, क्या कैश ले लिया जाए। इस तरह की खबरें चल रही हैं। इनकी सच्चाई की पुष्टि की जा सकती है कि क्या ये सही है। इस समय पूरी नजरें जो हैं, आपने देखा कि किस तरह से यूट्यूब चैनलों की फैक्ट चेकिंग को लेकर प्रसारण के पहले की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने रोका, नहीं तो आप बताते कि देश में मीडिया की और क्या हालत होने वाली। जी अभी सारी नजरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ टिकी हुई है, अदालतों की तरफ टिकी हुई है। अदालत का जो फैसला है, ये जो केजरीवाल की रिमांड पर फैसला होना है, जो रुका हुआ फैसला है, ये बहुत सारी चीजें तय करेगा और ये भी बताएगा कि हमारी न्यायपालिकाएं कितने दबाव में हैं या नहीं हैं, वो आज़ादी के साथ फैसले ले पा रही है कि नहीं ले पा रही है। जी तो बिल्कुल मैं बहुत बहुत चिंता के साथ चीजों को देख रहा हूँ जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला। देखिए राजीव जी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मामला है वो आम जनता का मामला बनने में अभी टाइम लगेगा। वो आम जनता को समझाना पड़ेगा कि उसकी जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ है, कि ये सरकार जो पैसा इकट्ठा कर रही है वो जनता की आवाज को दबाने के लिए कर रही है, और विपक्षी दल चुनाव नहीं लड़ पाए उसके लिए कर रही है। ये चीज लोगों को समझ में आना पड़ेगा। मैं दूसरी चीज पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जी वो चीज ये है कि ये ममता बनर्जी ने जो कहा है ये इम्पोर्टेंट है। ममता बनर्जी का इसमें इस समय पार्टिसिपेट करना
इंडिया अलायंस को बहुत मजबूत करेगा, क्योंकि अब अगली आंच जो आने वाली है वो बंगाल पर आने वाली है। बंगाल में 42 सीटें हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और ईवीएम वगैरह का दुरुपयोग की जो घटना हो सकती है वो बंगाल में ही हो सकती है। तो बंगाल इस समय काफी, जिसको कहना चाहिए, एज पर है। दूसरी चीज मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उड़ीसा में बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि बीजू जनता दल ने इलेक्टोरल अलायंस से मना कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी अब वहां अकेले चुनाव लड़ने वाली है। ये एक बड़ी घटना है। मतलब इस तरफ बहुत लोगों का ध्यान गया नहीं है कि उड़ीसा की 21 सीटें जो हैं वो इस चुनाव में क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। पहले यह तय था कि बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच विधानसभा और लोकसभा दोनों को लेकर समझौता हो गया है जी। वर्तमान स्थिति में न तो जगन रेड्डी के साथ समझौता हुआ है अभी पूरा, न इनका टीडीपी के साथ हुआ है और न बीजेपी के साथ हुआ है। इस चुनाव की जो एक बड़ी खतरनाक चीज जो नजर में आती है वो ये नजर आती है कि पूरे के पूरे जो भारतीय जनता पार्टी के जो पूरे के पूरे एक्शन रहे हैं उसने दक्षिण भारत को पूरी तरह से अलग कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में, जैसे आपने देखा कि तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने इस्तीफा दे दिया, वो चुनाव लड़ने वाली हैं तमिलनाडु से जी। पर आपने ये भी देखा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को किस तरह की फटकार लगाई है कि वो उन्होंने वहां के एक मंत्री की नियुक्ति को रोक रखा है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। तो वो राज्यपाल अगर ऐसा कर रहे हैं तो किसी के दबाव में कर रहे होंगे, किसी के आदेश पर कर रहे होंगे। तो ये जो दक्षिण भारत है, ये मतलब प्रधानमंत्री के लिए या किसी भी देश के मुखिया के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। अभी ये कर्नाटक का एक इलेक्शन सर्वे में देख रहा था कल, उस इलेक्शन सर्वे में बताया गया है, वो काफी जो एजेंसी है, काफी प्रसिद्ध एजेंसी है, विश्वसनीय एजेंसी है, उसने ये बताया है कि वहां बीजेपी के पास वर्तमान में 25 सीटें हैं और जेडीएस के पास 1 सीट है। 15 सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी को कर्नाटक में। आप सोच सकते हैं कि 25-26 में से 15 सीटों का नुकसान होना, 56% लॉस। कर्नाटक एकमात्र राज्य है दक्षिण में, मतलब अगर आप दक्षिण के उड़ीसा को भी मिला लें तो दक्षिण में कर्नाटक की 25 सीटें, 26 सीटें, तेलंगाना की 4 सीटें और उड़ीसा की 7-8 सीटें, ये कुल मिलाकर बीजेपी का खेल है। अब अगर 150 सीटों में बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा है या 10-11 सीटें मिल रही हैं, तो आप सोच लीजिए कि 150 सीटें अगर निकाल लें तो क्या बाकी जो सीटें बचती हैं 400 सीटें, वो 400 की 400 बीजेपी को मिलने वाली हैं क्या? या 400 में से 370 मिलने वाली हैं क्या? बीजेपी इस समय लोगों को ये बताने की जरूरत है कि जो संकट है बीजेपी का, उस संकट से निकलने के लिए बीजेपी क्या कर रही है। और वो ये कर रही है कि विपक्षियों को चुनाव नहीं लड़ने देना, उनके पास पैसे नहीं होने देना। आपने देखा ना कि नोटबंदी हुई थी 2016 में, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे 2017 में, उसके ठीक पहले नवंबर 2016 में नोटबंदी जी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को रोक दिया गया। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं और ये तमाम चीजें जो खाते सीज किए हैं कांग्रेस के, ये विपक्षी दलों को चुनाव नहीं लड़ने देना और उनके पूरे रिसोर्सेस को खत्म कर देने की बात है। तो मुझे लगता है कि ये मामला, हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये बड़ा फैसला आने वाला है। रैपिड एक्शन फोर्स का जो आप दिखा रहे हैं जी, और ये राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर बहुत सारी चीजें निर्भर करेगी। अगर वो रिमांड की बात स्वीकार कर ली जाती है तो बहुत स्थितियां अलग हो जाएगी और
ये हम फिर कई चीजों को रूल आउट नहीं कर पाएंगे राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।